इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर आपको बता दें कि झारखंड सरकार के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार बदलाव खोज रहा है, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। तेजस्वी यादव पर लोगों को भरोसा है कि यही व्यक्ति हमें रोजगार दे सकता है, नौकरी दे सकता है, जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन ने किया। यहाँ पे लगातार 18 साल से पूजा हो रहा है और वर्षों से यहाँ पे पूजा होता था। बीच में कई कारणों से पूजा बंद था और माता रानी की असीम कृपा है, पूरा इलाका भक्तमय हो जाता है। ये सब माता की कृपा है। और उसी दरमियान में हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव भी माता के प्रांगण में आ रहे हैं, माथा टेकेंगे, माता से आशीर्वाद लेने और अपने लोगों से बातचीत करके चुनाव वापस। इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, बिहार में भी चुनाव है, क्या लगता है इस बार आरजेडी कितनी मजबूती से वहां पर और सरकार आपको कब लगा कि आरजेडी यहाँ मजबूत नहीं? ये छलिया लोगों ने गलत तरीके से पीछे दरवाजे से अगर ये सब काम नहीं करता और जिस तरह से मेरा 12-14 एमएलए को बहुत थोड़ा थोड़ा वोट से हरा दिया तो सरकार तो मेरी बनी हुई थी। आज भी सरकार हमारी है, जनता हमारे साथ है, तो सरकार तो हमारा है ना। जनता कहाँ है उनके साथ? और निश्चित रूप से बिहार बदलाव खोज रहा है और इस बार बदलाव होगा, निश्चित रूप बदलाव होगा। चूंकि यहाँ के युवा, यहाँ के नौजवान, यहाँ के जो है बहनें, यहाँ की माँ पिताजी, सारे लोग बदलाव के मूड में हैं। चूंकि ये सरकार जिस तरह झारखंड में 25 साल में 17 साल तक गुजरातियों ने चलाया और लगातार 2 टर्म जो अगले पिछले 5 साल दिया, फिर अभी फुल बहुमत जो कहता था कि 65 पार, तो उसको बता दिया गुजरात पार। तो इस बार बिहार में भी गुजरात पार हो जाएगा और यहाँ पर गरीबों की सरकार बनेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव जी पर लोगों को आस्था है, विश्वास है कि यही आदमी हमें रोजगार दे सकता है, नौकरी दे सकता है और झारखंड के गरीबों का उत्थान कर सकता है। जैसे हेमंत जी ने दिया मैया सम्मान योजना, बिजली बिल फ्री, बिजली 200 यूनिट जो है फ्री कर दिया और जो बिजली बिल था वो माफ कर दिया, कृषि लोन माफ कर दिया। कई चीज जो गरीब डायरेक्ट लाभ होता है उसको जो है गरीब की सरकार बना तो हेमंत जी ने, इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री ने दिया। उसी तरह आज जो है हमारे युवा दिलों के धड़कन तेजस्वी यादव जी ने जो कमिटमेंट किया है वो सारा कमिटमेंट जब गरीबों की सरकार बनेगा और माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये सारी योजना को यहाँ पे लागू करेंगे। आखिरी सवाल, महंगाई काफी बढ़ गई है, एलपीजी महंगे हो गए हैं, शेयर बाजार क्रैश हो गया है, क्या कहेंगे सर इस पर? भाई तो हम तो बताए ना कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी तो सिर्फ अपना पेट देख रहा है, ये तो पॉलिसी ही उसका है। गरीबों का तो कोई पॉलिसी उसके पास नहीं है। ये तो बिजनेसमैन, उद्योगपति के लिए इसकी बड़ी बड़ी जो है पॉलिसी है। तो आप समझ सकते हैं ये सीधा गरीब को डैमेज किया है और गरीब इस बार जो है सूद समेत का बिहार दौरा हुआ और बिहार दौरा होने पर बीजेपी ने कई बातें कही है। हालांकि राहुल गांधी ने भी बिहार दौरे को लेकर कई बातें सामने आ रही है। हालांकि बिहार में चुनाव है। देखिए, बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा कि राहुल गांधी जो कि भारतीय राजनीति के युवा नेता हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा कि भारत का संविधान सिर्फ 1947 में नहीं लिखा गया था। राहुल गांधी को नहीं पता कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार किया गया था। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और ऐसे गुमराह युवाओं को समझाने के लिए संविधान दिवस की ज़रूरत थी। कांग्रेस ने संविधान दिवस का स्वागत नहीं किया और अप्रत्यक्ष रूप से इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि संविधान हजारों साल पुराना है। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस तरह के स्टेटमेंट वो लगातार देते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी जो भारत की राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुलता में वो जितना चित्र विचित्र प्रकार का ज्ञान देते हैं, मुझे लगता है उसे देखकर कांग्रेस पार्टी के ही नेता पूरी तरीके से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते होंगे। अब उन्होंने ये बयान में कहा कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ 1947 में नहीं लिखा गया। शायद श्री राहुल गांधी जी को पता नहीं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लिख के तैयार हुआ।
इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को किया है। संभवतः ऐसे ही भटके हुए नौजवानों को समझाने के लिए संविधान दिवस की आवश्यकता थी और कांग्रेस उस संविधान दिवस का स्वागत नहीं करती थी और प्रकारांतर से विरोध करती थी। अब यह समझ में आ रहा है कि उनकी संविधान के प्रति समझ कितनी सतही और हल्की थी। दूसरी बात, उन्होंने कहा संविधान हजारों साल पुराना है। मुझे तो यह देखकर एक विचित्र अनुभूति हुई। ये वो कांग्रेस पार्टी जो ये मानती नहीं थी कि ये देश हजारों साल पुराना है। ये तो वो लोग कहते थे कि ये देश मुगलों ने आके बनाया, एक किया, या अंग्रेजों ने आके एक किया। कम से कम राहुल गांधी जी के मुंह से अगर यह अज्ञानतावश भी निकला है कि वह संविधान जो 1949 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि हजारों साल पुराना है। मगर इतना जरूर मैं कहना चाहूंगा, ये देश हजारों साल पुराना है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब अमृतकाल की बात कही थी तो उन्होंने क्या कहा था, 25 साल का हमारा लक्ष्य है। और उन्होंने कहा था इन 25 वर्षों में भारत वो आधार बनाएगा जो आने वाले 1000 साल तक के भारत का आधार बनाएगा। तो हम वो देश हैं जिसका इंस्पिरेशनल सिविलाइजेशनल है। हम हजारों साल पुराने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं, 25 वर्ष का एजेंडा रखते हैं और 1000 साल के इतिहास पर दृष्टि रखते हैं। कांग्रेस की सोच और कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लेकर अब राहुल गांधी के बयानों तक में दिखने लगा है। और ये मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आ रही और हम लोग पूरा एक पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। ये कहना कि हजारों साल पुराना संविधान है, मुझे लगता है ये बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति उनकी अज्ञानता। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात को लेकर जोर दिया है कि मिलकर बेहतर काम करना चाहिए। उस बेहतर काम की उन्होंने चर्चा की है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हम मिलकर कैसे बेहतर काम कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में हम सबके सामने, पूरे विश्व के सामने खाद्य सुरक्षा की जो चुनौती है उसका हम मिलकर सामना कर सकें। इस पर चर्चा हुई। जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करके हम बीज कैसे पैदा करें और जो बढ़ते तापमान में भी जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करके उत्पादन बढ़ा सके। R&D के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक ICR के माध्यम से और मसाव जो इजराइल की संस्था है जो काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलके हम और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी की एक चुनौती है हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने भी, उसका हम मुकाबला कर सकें मिलकर। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके हम कैसे ऐसे सीड्स का, ऐसे बीज का निर्माण कर सकते हैं जो बढ़ते हुए तापमान में भी क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके उत्पादन बढ़ा सके। बढ़ती हुई जनसंख्या और लैंड होल्डिंग हमारे यहाँ कम है, उसको ध्यान में रखते हुए हम उत्पादन को और कैसे बढ़ाएं, अच्छे बीज और कैसे हम ला सकते हैं। ICR के माध्यम से हम भारत में कर रहे हैं, इजराइल के सहयोग से भारत और इजराइल के वैज्ञानिक मिलकर इस पर काम करें ताकि हम अच्छे सीड्स को और किसानों तक पहुंचाने का काम कर सकें। अनेकों नवाचार इजराइल में भी होते हैं, भारत में भी हो सकते हैं, उनको एक्सचेंज हम लोग कर सकें। ऐसे अनेकों विषयों पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। आज एक MOU भी हम लोगों ने साइन किया है। चर्चा बहुत उपयोगी रही है इसलिए कि MOU केवल शब्दों का नहीं है, भावों का भी है। भारत आज विश्व बंधु है, हम अपने साथ साथ दुनिया की भी चिंता करते हैं। तो दुनिया की सामने जो खाद्य सुरक्षा का संकट है उस पर भारत और इजराइल मिलकर कैसे बेहतर योगदान दे सकते हैं, इसके हर एक पहलू पर हम लोगों ने चर्चा की है और मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप हम लोग बना रहे हैं जो लगातार चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। टारगेट हमने तय किया है, उसका रोड मैप बनाएंगे और रोड मैप बनाकर निश्चित समय सीमा में लक्ष्य हासिल करेंगे। और ये विचारों का आदान प्रदान निरंतर चलता रहेगा। आपको भी मैंने फिर आमंत्रित किया है भारत में जो अलग अलग गतिविधियां कृषि के क्षेत्र में है उसके लिए। और इजराइल
का भी मैं आभारी हूं माननीय मंत्री जी का कि उन्होंने भी हमें टीम के साथ इजराइल आमंत्रित किया है। जो सहयोग है वो पहले से गहरा है, उसको और गहराई तक ले जाकर हम अपने दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए उपयोगी बना। तरुण चुग ने इस बात को लेकर कहा है, चिंता जताई है कि हैंड ग्रेनेड जो हमला किया गया पंजाब में, उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये निंदनीय है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि 23 नवंबर 2024 से 7 मार्च तक पिछले 6 महीने में लगातार पंजाब में दर्जनों ग्रेनेड हमले हुए हैं। पहले पुलिस स्टेशनों और अब बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोमवार रात 1 बजे बीजेपी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के आवास पर ग्रेनेड हमला हुआ। यह निंदनीय है। इससे स्पष्ट है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का कानून व्यवस्था पर कोई नियंत्रण नहीं है। पंजाब में स्थिति भयानक है। पंजाब में आप सरकार आने के बाद पंजाब में एक नया उद्योग खड़ा हो गया है, जिसका नाम है रंगदारी, गैंगवार, और अब आतंकी मॉड्यूल्स पर पुलिस और बीजेपी नेताओं पर हमले हो रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब के अंदर ग्रेनेड अटैक देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे पंजाब के जो हालात लगातार? पंजाब के अंदर लगातार पिछले 6 महीनों से 23 नवंबर 2024 से लेकर आज 7 मार्च तक दर्जनों ग्रेनेड हमले पहले पुलिस स्टेशन पर होने शुरू हुए, अब भाजपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पहले अमृतसर में भाजपा नेता पर गोली चलाई गई और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री मनोरंजन कालिया जी के निवास पर गत रात्रि लगभग 1 बजे ग्रेनेड हमला हुआ है। यह हमला दुखद है, निंदनीय है। इस हमले से यह स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं है। सर, जिस तरीके से पंजाब के अंदर ग्रेनेड अटैक देखा गया है, क्या कहना चाहेंगे पंजाब के जो हालात लगातार? पंजाब के अंदर लगातार पिछले 6 महीनों से 23 नवंबर 2024 से लेकर आज 7 मार्च तक दर्जनों ग्रेनेड हमले पहले पुलिस स्टेशन पर होने शुरू हुए, अब भाजपा नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। पहले अमृतसर में भाजपा नेता पर गोली चलाई गई और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री मनोरंजन कालिया जी के निवास पर गत रात्रि लगभग 1 बजे ग्रेनेड हमला हुआ है। यह हमला दुखद है, निंदनीय है। इस हमले से यह स्पष्ट हो चुका है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की लॉ एंड ऑर्डर पर कोई कंट्रोल नहीं है। पंजाब की स्थिति भयानक होती जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब के अंदर एक नई इंडस्ट्री खड़ी हुई है, जिसका नाम है रंगदारी, टारगेट किलिंग्स, गैंग वॉर, और अब आतंकीय मॉड्यूल पर पुलिस व भाजपा नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का 2 बार अपमान पंजाब में हो चुका है। पंजाब की सरकार लगातार इन घटनाओं के बाद भी झूठ बोल रही है। सीसीटीवी में सब चीजें रिकॉर्ड होने के बाद भी आपदा पार्टी के दबाव में पुलिस के ऑफिसर इन घटनाओं को छुपाने, काम आंकने जैसी बेवकूफी कर रहे हैं। ये घटनाएं चेतावनी है पंजाब सरकार को
कुंभकर्ण की नींद से जागना होगा और पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ और हंगामा क्यों हुआ इसको लेकर हम बता रहे हैं कि पीडीपी ने सदन में एक प्रस्ताव पेश किया है और इसी को लेकर हंगामा हुआ है। पीडीपी ने सदन में एक नया प्रस्ताव पेश किया जिसमें केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन अधिनियम को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि मैं कानून व्यवस्था पर भरोसा है मुझे। उन्होंने कहा कि मुझे जो नोटिस दिया गया है वो मुझे न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। मैं हर तरह से सहयोग करने के लिए पहुंचा था। उन्होंने कहा है कि मैंने उनके सभी सवालों के जवाब भी दिए। बात तो ये वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, लेकिन जैसा कि नोटिस दिया था बीएनएसएस का 35(3) का, उसके तहत क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ कि कानून पर, संविधान पर मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, विश्वास है। तो उसके तहत जो भी सहयोग मेरी तरफ से होना था मैं उसमें जांच में पहुंचा था और जो उन्होंने सवाल जिस प्रकार के किया उसका मैंने अपना जो सही जवाब था वो दिया। क्या फिर से आपको बुलाने की बात? अभी इस प्रकार की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो उन्होंने सवाल किए थे ऐसी मुझे उम्मीद है कि तमाम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। शायद अब ऐसी उम्मीद करता हूं कि दोबारा नौबत नहीं आएगी। आपने बताया था कि आपका स्वास्थ्य भी कुछ खराब है। स्वास्थ्य खराब था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खुद इस वजह से गया क्योंकि कहीं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को ये नहीं लगे कि मैं जांच को टालना चाह रहा हूं, उसमें सहयोग नहीं करना चाह रहा। और दूसरा, खासतौर से हमारे जो मीडिया के भाई हैं वो पहली मीडिया ट्रायल कर देते हैं कि जांच से भाग रहे हैं या वो है। मिसाल के तौर पर जब ये केस दर्ज हुआ था तो उसी समय मैं हाईकोर्ट में मेरे अपने जो हमदर्द है, मेरे मुशीर हैं, उन लोगों ने रिट दायर करवाई थी इसके केस के खिलाफ, क्योंकि
मेरे खिलाफ ये रिपोर्ट गलत हुई थी, तो मीडिया वालों ने पहले ट्रायल कर दिया कि गिरफ्तारी के डर से भाग गए। अब ये बताओ, जहां हमारे पर कोई गलत अगर वो लिखेगा तो हम किससे न्याय मांगे? हमारे संविधान के तहत न्यायपालिका है, तो इसलिए हमारा हक बनता है। अगर हम वहां नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो तो इसलिए मीडिया ट्रायल के तहत नई बातें नहीं बने, इसलिए बस में काफी वकील भी आपके साथ रहे पूरे मामले में। वकील तो मेरे साथ बाहर ही बैठे हुए थे और इससे फिर वो इसलिए गए थे, जाहिर सी बात है ये मेरा लीगली मेरा राइट है कि कहीं कोई जरूरत हो। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि गुजरात में कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। गुजरात में उन्होंने कहा कि गुजरात वो ज़मीन है, गुजरात को लेकर कहा कि गुजरात वो ज़मीन है जहां कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। 2025 में हमने वो वर्ष घोषित किया है। 2025 को लेकर उन्होंने कहा कि 2025 को हमने वो वर्ष घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग और कल का जो अधिवेशन है वो एक नई इबादत लिखेगा। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब, पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, सभी महासचिव, मेंबर्स, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। और गुजरात वो जमीन है जहाँ पर कांग्रेस की जड़ें हमेशा मजबूत रही हैं। इस अधिवेशन से जहाँ पूरे देश भर के हमारे एआईसीसी के मेंबर्स कल आएंगे और अभी जो चर्चा हो रही है बड़े खुले माहौल पर, आने वाले समय में राजनीतिक चुनौतियों का हम कैसे सामना करेंगे और देश भर में जो आज माहौल बना हुआ है, जो दबाव की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की राजनीति हो रही है, उसमें बहुत बड़ा और अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की होने जा रही है। सबसे बड़ा विपक्ष होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम अपनी आने वाले समय में जो रणनीति होगी, जो कार्य योजना होगी, उस पर चर्चा आज कर रहे हैं। जो संदेश आज यहाँ से निकल कर जाएगा और कल के अधिवेशन में वो रेखांकित होगा, वो पूरे भारतवर्ष में तमाम कार्यकर्ताओं तक पहुंचेगा। आप सबको याद होगा 2025 वो वर्ष हमने घोषित किया है जो वर्ष संगठन के लिए समर्पित रहेगा। खड़गे जी ने, राहुल जी ने ये स्पष्ट कहा कर्नाटका के अंदर कि आने वाला वर्ष 2025 बूथ से लेकर प्रदेश और देश तक कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए, अपनी विचारधारा को व्यापक बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए और भाजपा और एनडीए की सरकार को संसद के अंदर और संसद के बाहर जो चुनौती देने का काम है, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में संपूर्ण कांग्रेस कार्यकर्ता हम लोग करेंगे। और आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करने जा रहे हैं, कैसे हम उदयपुर डिक्लेरेशन को लागू करेंगे, नौजवानों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और जगह कांग्रेस पार्टी में कैसे मिलने वाली है, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। आज का जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा चल रही है, सदस्यगण अपने अपने सुझाव दे रहे हैं और एक बहुत मजबूत रेजोल्यूशन हम लेकर आएंगे। न सिर्फ देश में जो हालात हैं उस पर हम विवरण करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा हर मुद्दे पर, उस पर चर्चा हो रही है। मैं मानता हूं कि गुजरात से यहाँ पर ये बात मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है कि गुजरात में पिछले समय जो चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, लेकिन कांग्रेस की जड़ें गुजरात में बहुत मजबूत, बहुत गहरी हैं। उन तमाम मतदाताओं को अपने से जोड़ने का काम हमको करना पड़ेगा और इस अधिवेशन से उस प्रयास को और मजबूती। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी जाने वाली है। उन्होंने कहा कि ये जो बफ बिल लाए हैं ये इनकी नाकामी का पर्दा है, अपनी तमाम जो उनकी योजनाओं की नाकामी है जिससे वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ये इस तरह के कानून ला रहे हैं। सपा ने इस बिल को लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए सीधे कहा कि आने वाले समय में बीजेपी जाने वाली है, बीजेपी पीडीए की ताकत और एकजुटता का सामना नहीं कर सकती। क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं, तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी पीडीए की ताकत को, पीडीए की
एकजुटता का सामना नहीं करते। तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर होते हैं और इस बार उन्होंने कहा है कि सरकार केवल अमीरों की सरकार है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, यह सरकार केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। वे मुद्दों पर बात नहीं करते। नहीं, आप देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। मुद्दे पे बात नहीं करते, महंगाई तो और बढ़ेगा इनके नाम। नहीं, आप देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। ये सरकार जो है केवल अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं। मुद्दे पे बात नहीं करते, महंगाई तो और बढ़ेगा इनके नाम। नहीं, आप देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है। विधेयक को लेकर बिहार में जिस तरह से जेडीयू के कुछ विधायक इस्तीफा दिए हैं, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और उसी को लेकर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने बड़ा बयान दिया है। बिहार में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेडीयू मुस्लिम नेताओं का इस्तीफा देने का जो सिलसिला है, जो चल रहा है, वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा है कि पार्टी से जो मुस्लिम नेताओं के लगातार इस्तीफों के बीच खालिद अनवर ने विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की ये भ्रामक रणनीति है। खालिद अनवर ने यह कहा कि कुछ नेता विपक्ष के बहकावे में आकर इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि वक्फ बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अल्पसंख्यकों के हित में काम करते रहे हैं। देखिए, लोगों में नाराजगी है, डर है, खौफ है और उस नाराजगी को दूर करना हम लोगों का काम है। मुझे लगता है कि अपोजिशन पार्टियां नैरेटिव सेट करने में कामयाब हुई कि ये बिल उनके खिलाफ है, जबकि बिल खिलाफ नहीं है। और अगर जो लोग ये समझ रहे हैं कि क्या खिलाफ है, हम लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है और अपोजिशन जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, उसमें अगर उस नैरेटिव में लोग जा रहे हैं तो हमारा काम है लोगों को बताना कि ये बिल आपके फेवर में कैसे है और अगर कोई क्लोज ऐसा है जो लगता है आपके खिलाफ है तो उस पर हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसलिए इसके चक्कर में, अपोजिशन के चक्कर में पड़ करके, उनके नैरेटिव में पड़ करके किसी तरह की बहकावे में नहीं आना। राहुल गांधी आए हैं बिहार। देखिए, राहुल गांधी टूरिस्ट है, वो टूर करते रहते हैं। उनको ना विकास से मतलब है, ना काम से मतलब है, ना जनता की सेवा से मतलब है। बिहार आए हैं, स्वागत है और फिर दूसरे स्टेट में जाए। यहाँ पे है राहुल गांधी के लिए बिहार में कुछ भी नहीं है। राहुल जी के लिए कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से, बिहार से और ये जितने स्टेट है सबसे खत्म हो चुकी है। अब उसके आखिरी कील कांटे को संभालना चाह रहे तो संभाले। यहाँ नीतीश कुमार के अलावा किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। कल सर 15 आदमी फिर दिया है ढाका से। अरे तो बिहार में मुसलमानों की संख्या कितनी है? 2 करोड़ और टोटल आबादी है 14 करोड़। उसमें से 15 आदमी अगर नाराज है तो हम लोगों का काम है उनको समझाना। उनकी नाराजगी इसलिए नहीं है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार से नाराज है। उनकी नाराजगी ये है कि एक बिल आया है जिसके बारे में एक सेट कर दिया गया नैरेटिव कि गलत है, बिल गलत। वो पढ़े नहीं, अभी बिल पढ़े नहीं, बिल देखे नहीं। अगर कुछ गलत, सरकार किस लिए बिल लेके आती है? क्या आपका भला हो? अगर आपको लगता है मेरा भला नहीं हो रहा तो आप बात कीजिएगा ना कि भाई इसमें फला चीज़ गड़बड़ है, उसको सही कर दीजिए। सरकार प्रोग्रेसिव है, हर चीज़ काम करने के लिए तैयार। वक्फ बिल से मुसलमानों को फायदा है क्या? फायदे के लिए सरकार लेकर के आती है ना कोई भी। आपकी नजर में क्या है? नहीं, मेरी नज़र में वही होगा जो मेरी कम्युनिटी की नज़र में हो। मेरी कम्युनिटी समझेगी फायदेमंद, मैं कहूँ फायदेमंद। मेरी कम्युनिटी कहे गलत तो गलत, लेकिन बातचीत करनी पड़ेगी ना कि क्या गलत है बताइए। ऐसे हवा में एक नैरेटिव सेट हो गया राष्ट्रीय जनता दल का, परिवार वाली पार्टी का, और कहने लगे गलत गलत। ये तो हमें तो पुलिस विभाग में अच्छे काम करने वाले पुलिस पदाधिकारी को सम्मानित किया गया है और ये बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान ये आयोजन हुआ और ये आयोजन पुलिस लाइन में किया गया भागलपुर के। इस कार्यक्रम में भागलपुर पूर्वी प्रक्षेत्र के आईजी विवेक कुमार सहित भागलपुर जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी और कई थाने के पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान अच्छे कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारी को नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में सुल्तानगंज थाना के थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल को सम्मानित किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मी और शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। रेंज के लिए, पूर्वी क्षेत्र रेंज के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि पुलिस महानिदेशक बिहार के द्वारा इस रेंज के 18 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को ये जो हम लोगों का बिहार पुलिस वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है इसके लिए चुना गया
और उनको पुरस्कार देने के लिए हम लोगों को निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में आज ये यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के द्वारा इन 18 पदाधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत किया गया है और ये पूरे पुलिस परिवार के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है और बाकी सब लोगों के भी उत्साहवर्धन के लिए एक मील का पत्थर है। बाकी सब जो हमारे परिवार के पदाधिकारी और कर्मी हैं उन सबको ये मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कार्य करें। इस मौके पर क्या संदेश देंगे? इस मौके पर यही संदेश है कि जो पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य होता है उसको पुलिस मुख्यालय के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो सभी लोग अपने पूरे वेग से, पूरी ऊर्जा से अपने कार्य, अपने कर्तव्य की तरफ लगे रहें और प्रयास करें कि जो हमारी जो हमसे अपेक्षाएं हैं समाज की, सरकार की, पुलिस मुख्यालय की, उसके लिए हम लोग सतत प्रयासरत रहें और अपने कार्य करते रहें। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।